आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका अपना विक्रम। जी हां, आपके अपने चैनल म्यूज़िक लाइफ विद विक्रम छाबड़ा में हम आपका स्वागत करते हैं। इस चैनल पर बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, खैर मकदम करते हैं और संगीत संबंधी ढेर सारी आपके लिए हमेशा जानकारियां, मनोरंजन और बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं, जिससे आप सभी को कुछ ना कुछ उससे लाभ हो, फ़ायदा हो और आप सभी आगे बढ़ पाएँ। यदि आप हमारे इस चैनल के साथ अभी जुड़ रहे हैं, अभी इस चैनल पर आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट्स और शेयर तो बनता ही है, जिससे हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम आपके लिए अच्छे वीडियो लेकर आ सकें। जी हाँ, आप जानते ही हैं कि हम आपके लिए तरह तरह की वीडियो लेकर आते हैं, जिससे आपको मनोरंजन भी हो। जो सिर्फ संगीत को सुनते हैं उनको मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान की वृद्धि भी हो। जी हाँ, हम हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ इजी से इजी तरीके से वीडियो बनाकर लाते हैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जो एक प्रारंभिक विद्यार्थी है, उनसे लेकर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सब तक विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने का हमारा प्रयास है। यदि हम कहीं ना कहीं आपकी मार्ग में सहायक हो पाए तो हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं और हमेशा हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए अपने इसी चैनल पर। जी हाँ, अपने दोस्त विक्रम के साथ खूब सारी बातें करते हैं हम संगीत संबंधी। आपको मालूम है कि इस चैनल पर हम सिर्फ संगीत और संगीत की ही बातें करते हैं, संगीत की बातें ही साझा करते हैं। आज मैं लेकर हाजिर हूँ एक और टॉपिक आपके बीच में। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपसे पिछली बार वादा किया था कि मैं आपको स्वरलिपि के लाभ जरूर बताऊंगा कि स्वरलिपि कितने प्रकार की है, कौन कौन सी स्वरलिपि है, उनका क्या क्या लाभ है। वैसे तो मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी था, लेकिन आज थोड़ा सा हम लोग जो प्रारंभिक विद्यार्थी हैं उनको नज़र में रखते हुए हम आज ये टॉपिक लेकर हाजिर हैं। जो 6th क्लास से 8th क्लास के बच्चे हैं, उन विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं क्योंकि काफ़ी दिक्कत होती है, उनको अगर स्वरलिपि का ज्ञान नहीं है, स्वरलिपि अगर लिखनी आती हो तो उससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं हाजिर हूँ आपके बीच में। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा सुनिएगा, क्योंकि संगीत जो है सुनने मात्र से आता है। जितना आप इसको सुनेंगे, गहराई समुद्र की तरह बढ़ती जाएगी, आपकी जिज्ञासा भी बढ़ती जाएगी। अगर कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी हमें लिखकर बता सकते हैं और यूं ही हमेशा हमारे को ज्वाइन कीजिएगा। और यदि अभी आप इस चैनल पर ज्वाइन किए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज बात करने जा रहे हैं हम स्वरलिपि और ताल लिपि पद्धतियों के विषय पर। जी हाँ, स्वर व ताल लिपियाँ जो होती हैं दोनों एक साथ ही लिखी जा सकती हैं। ये हमने आपको बताया था। इनको अलग भी लिखा जा सकता है, लेकिन इनको एक साथ भी हम लिख सकते हैं। इनके चिन्ह निश्चित होते हैं, इन दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न हैं, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि ये स्वरलिपि है, यह ताल लिपि है। आरोह, अवरोह, पकड़, आलाप, तान आदि लिखते समय जो है केवल स्वरलिपियों का ही चिन्हों का, स्वरलिपि के जो चिन्ह होते हैं उनका ही प्रयोग किया जाता है। स्वरलिपि के बहुत सारे लाभ होते हैं। जी हाँ, ये संगीत में बहुत काम आने वाली चीज़ है। जिस प्रकार से भाषा होती है, भाषा को सीखते हैं, आपको लिखना पढ़ना व्याकरण से आता है, उसी प्रकार से संगीत की एक अपनी विशेष चिन्ह वाली लिपि है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। गायन या वादन की पूरी रचना लिख कर हम रख सकते हैं, है ना कमाल की बात। गायन की कोई भी हो, वादन की कोई रचना हो, उसका हम एज इट पूरे के पूरा लिख सकते हैं, जिससे आपको कोई भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बाय द वे, क्योंकि आजकल भागदौड़ का ज़माना है, सभी भागदौड़ में लगे होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि फटाफट लिख के रख दिया ताकि वो चीज़ें हमेशा माइंड में रहें और उसे हम कभी भूल ना पाएँ। क्योंकि आजकल भागदौड़ का ज़माना है और बच्चों पर इतना स्ट्रेस बढ़ गया है, इतना बर्डन हो गया है हर एक सब्जेक्ट का, तो उसके ध्यान में रखते हुए स्वरलिपि का जो है आज के युग में प्रारंभ जो है यथार्थ लाभ है इसका। तो आज हम इसके लाभ के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहूँगा, लाभ तो इसके हैं, लेकिन इसमें हम ज़्यादा इन्वॉल्व भी ना हो कि इसको हम पूरी तरह अपने अंदर
ढाल लें, निरंतर कर लें, उससे क्या होगा, उससे हम एक लिमिटेशन वाली चीज कर पाएंगे संगीत में, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, ज्ञान अर्जन की बात है, उसके लिए स्वरलिपि का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा उपयोग है, क्योंकि हर एक वस्तु की अति बुरी है, सीमा बुरी है, कोई भी चीज हो, ठीक है। आप दौड़ रहे हैं, तेज दौड़ेंगे, गाड़ी में है, गाड़ी तेज चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, ज्यादा स्लो चलेंगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो इसलिए बीच का काम होना चाहिए। इसलिए हमेशा कहता हूँ कि स्वरलिपि का आप लोग सीखें, उसका उपयोग करें। और यहाँ पर मैं एक और चीज बताऊंगा, इन जो दृष्टिहीन जो विद्यार्थी हैं उनको भी बताऊंगा कि इनके स्वरों के जो चिन्ह होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, और जो हमारे दृष्टिवान हैं, जो देखने वाले हैं, उनको भी हम चिन्ह के बारे में बताएंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो कभी बनाएंगे, उसमें आपको समझाएंगे। आज तो हम सिर्फ इसके लाभ के विषय पर बात करेंगे। जी हाँ, यूं ही बने रहिए अपने दोस्त विक्रम के साथ, हमेशा आपके लिए तत्पर और संगीत संबंधी ढेर सारी जानकारियां हमेशा लाता है और लाता रहेगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो पाए। तो बढ़ते हैं, आज हम स्वरलिपि के लाभ के विषय पर चलते हैं। नंबर 1, किसी भी रचना को स्वतंत्र रूप में स्वरलिपि के सहारे, जी हाँ, गा या बजा सकते हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि स्वरलिपि को हम अगर स्वतंत्र रूप में स्वरलिपि लिखी हुई है, यदि हमें चिन्ह उसके पता है, हमें मालूम है, तो हम आसानी से स्वरलिपि की कोई बुक ला सकते हैं, किताब ला सकते हैं, उससे हम नोटेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ उसमें लेकिन यह है कि उसको ज़्यादा हावी नहीं करना। उसके लाभ तो हैं, लेकिन उसके साथ आपको पता है हानियां भी होती हैं, तो इन चीज़ों को आप जरूर ध्यान रखेंगे सभी विद्यार्थी। स्वरलिपि को ज्ञान अर्जित के लिए आप जरूर सीखेंगे। नंबर 2, संगीत की सामग्री को पूरा संग्रह करके रखा जा सकता है, जो जरूरत पड़ने पर, भूलने पर हमारे काम आ पाए। जी हाँ, कोई भी वस्तु हो उसको हम संग्रहित करके रख सकते हैं। जैसा कि आपने इतिहास पढ़ा है, ठीक है, उसके अंदर आपको लैंग्वेज का मालूम चला कि पहले पाली भाषा में लिखा गया, फिर विभिन्न विभिन्न लैंग्वेज में ग्रंथ आए, उनसे हमें हमारे को उस समय की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसके बारे में हमें मालूम चला। इसी प्रकार से संगीत में भी जो है स्वरलिपि पद्धति जो है, वो मान लीजिए हमारे को कोई भी चीज हमने सीखी, अगर उसको हमने लिख कर रख लिया एज इट, तो उसको हम जब मर्जी उठाकर याद कर सकते हैं। अगर हम भूल जाते हैं तो वो हमारी स्मरण शक्ति को आगे ले जा सकती है, वो चीजें हमें याद दोबारा दिलवा सकती है। उसको हम एज इट, चाहे वो वादन की रचना हो, चाहे वो गायन की रचना हो, उसको हम स्वर लिपि के माध्यम से रख सकते हैं, ठीक है। नंबर 3, किसी भी गायन या वादन की कला को स्वरलिपि के सहारे लिखकर या पढ़कर समझ सकते हैं। जी हाँ, कोई भी रचना हो, लिखी होती है। बहुत सारी आजकल संगीत संबंधी किताबें आती हैं, बहुत सारी संगीत बुक्स मिलती है, म्यूजिक की बुक्स मिलती हैं, उसमें स्वरलिपियाँ यानी कि स्वर मालिका जो हैं वो लिखी होती हैं, नोटेशंस लिखी होती हैं। यदि आपको नोटेशंस पढ़ना आता है, नोटेशंस के आपको चिन्ह मालूम है, तो आप उसको आसानी से बैठकर पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, और उसको खुद घर पर बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि आज मुझे नहीं लगता कि कोई भी घर अछूता हो जहाँ पर हारमोनियम या इस प्रकार की जो हैं संगीत उपयोगी इंस्ट्रूमेंट ना हो। नंबर 4, सामूहिक रूप से भी स्वरलिपि द्वारा गायन या वादन को उच्चारण रूप से भी किया जा सकता है और उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। जी हाँ, बात वही है कि सालों साल हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे कि उसमें हमारी जो भी हमने कुछ लिखा है, मान लीजिए आप कोई रचना करते हैं, आपने कोई सॉन्ग बनाया, ठीक है, आपने कोई राग की रचना की, तो अगर आप कोई सॉन्ग बनाते हैं, कोई गाना बनाते हैं, आपने, ठीक है, आजकल माध्यम बहुत सारे हैं, मोबाइल में आपने उसकी ट्यूनिंग को रिकॉर्ड करके रख लिया। कई बार क्या होता है कि हम ट्यूनिंग भूल जाते हैं कि हमने कहाँ रिकॉर्ड किया था, क्या रिकॉर्ड किया था। अगर आपको स्वरलिपि का ज्ञान है, संगीत का ज्ञान है,
तो स्वरलिपि को आप अपना जो सॉन्ग आपने कंपोजिशन दिया उसको आप उसको सुरक्षित रूप से लिख कर रख सकते हो। उसको साथ चाहे आप 10 साल बाद भी उठा लें, आप उसको एज इट वैसे का वैसा ही बजा सकते हैं, उसी धुन में बजा सकते हैं जिस धुन में आपने उसको बनाया था और उसको लिखा था। नंबर 5, वृंद वादन के लिए स्वरलिपि बड़ी सहायक होती है। जी हाँ, जो वृंद गायन होते हैं उनके लिए जो स्वरलिपि है बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। उससे आप किसी भी बच्चे को, किसी भी को भी वृंद गायन सिखा सकते हैं, आसानी से उनको लाभ पहुंचा सकते हैं। या खुद भी जो विद्यार्थी हैं वो आजकल बहुत सारे चैनल्स हैं जिन पे नोटेशंस होती हैं या बुक्स मिलती हैं, तो उनसे आप लेकर देख सकते हैं। लेकिन बात वो ये कि जो जब तक आप किसी गुरु के पास जाके संगीत को नहीं सीखते तब तक उस स्वरलिपि को लिखने का या ज्ञान अर्जन का कोई भी फायदा नहीं है। स्वरलिपि आपकी तभी सहायक हो पाएगी यदि आप संगीत में अभ्यास करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और संगीत में आगे बढ़ने के साथ साथ किसी गुरु के माध्यम से आप उसको उचित रूप से सीखते हैं, तभी आपको उस स्वरलिपि का फायदा और लाभ हो सकता है। नंबर 6, कक्षा में भूले पाठ को स्वरलिपि द्वारा याद रख सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा में बहुत सारी क्लासें होती हैं, किसी अध्यापक के साथ बहुत सारी क्लासें होती हैं, ठीक है, और क्लासों के साथ साथ जो हैं और भी कई बार सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं। तो अगर आप संगीत के विद्यार्थी हैं या संगीत के अध्यापक हैं, तो अगर आप चाहें तो स्वरलिपि के माध्यम से बच्चों को अपना नोटेशन दे सकते हैं, और बच्चे आपको वह याद करके घर पे उसका अभ्यास करके प्रैक्टिस करके आपको सुना सकते हैं, और जो आपने किसी चीज़ की रचना की उसको भी आप सुरक्षित रख सकते हैं। तो कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, तो संभव नहीं होता, कई बार 35 मिनट या 45 मिनट का जो एक पीरियड होता है उसमें संभव नहीं होता कि सभी बच्चों को बराबर जो है पूरी तरीके से कराया जा सके। उनको स्वरलिपि या नोटेशंस बता दी जाती है, चिन्ह बता दी जाते हैं, जिससे कि बच्चे अपने घर जाके उसका अभ्यास कर पाएँ और कक्षा में आके अपने अध्यापक के मार्गदर्शन में उनको वह स्वरलिपि याद करके, कंठस्थ करके, प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके सुना सकें। तो उसका भी बहुत बड़ा लाभ होता है कॉलेजों में, स्कूलों में। नंबर 7, गायन में स्वर का बैलेंस, वादन में स्वर का बजाना तथा ताल का प्रयोग करना इत्यादि जो है प्रश्नों का उत्तर स्वरलिपि के चिन्हों द्वारा मिल जाता है। अब कई बार आप देखते हैं जो संगीत के विद्यार्थी हैं उनको पता है कि संगीत की जब भी प्रश्न पेपर सामने आता है तो उसमें लिखा होता है किसी राग की नोटेशन लिखिए, किसी राग के आलाप लिखिए, किसी राग की ताने लिखिए, किसी राग की पकड़ लिखिए, या कुछ तालों के बोल दी जाते हैं, 3-3 ना या धिन्ना धीना दे दिया, उसमें जो है तालिपि जो चिन्ह है वो लगा के दे दिए और आपसे पूछ लिया कि ये कौन सी ताल है। ठीक है, अब मान लीजिए 1, 5, 13 पे ताड़ी, 9 पे खाली और 1 पर क्रॉस का चिन्ह लगा के आपको ताल दे दी। ठीक है, 3-3 ना, धा दिन दिन ना, धा दिन दिन ना, है ना। तो आप बता सकते हैं कि 3 ताल है, या 3-3 ना, धिन्ना धिन्ना, आप बता सकते हो रूपक ताल है। अगर आपको चिन्हों का पता है तो आप इजीली बता सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको राग आते हैं, रागों की पकड़ आती है, अब जैसे नीरे ग नीरे सा, ठीक है, नीरे ग नीरे सा, पा म ग नीरे सा, पा म ग नीरे सा। अब इसमें माँ पे चिन्ह दे दिया, एक नी के मंदर सप्तक में चिन्ह दे दिया और गा पे थोड़ा सा बल दे दिया और नीरे को वक्र दे दिया। आप बता सकते हैं कि कौन सा राग है। इसी पकड़ से आप बता पाएंगे। अगर आपको स्वरलिपि का ज्ञान है, संगीत का ज्ञान है, तो आप आसानी से बता पाएंगे। इसलिए अध्यापक से पूछ के बार बार, ठीक है, उसको याद करना चाहिए, स्वरलिपि को रखना चाहिए। और इससे एक और लाभ, आपको बहुत बड़ा लाभ होता है कि आपको अध्यापक से बार बार पूछने की नौबत नहीं आती है, क्योंकि कई बार अध्यापक के पास इतना समय भी नहीं हो पाता, क्योंकि आजकल कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बर्डन बहुत सारा बढ़ गया है। तो वो आपको नोटेशन देता है, आप नोटेशन उनको सुना सकते हो। ठीक है। नंबर 8,
स्वरलिपि की सहायता से पाठ को किसी भी समय पढ़कर या किसी भी स्थान पर बोलकर याद किया जा सकता है। जी हाँ, आपके माइंड के अंदर एक नक्शा बन गया अगर आपका इंस्ट्रूमेंट नहीं है। वैसे भी आजकल मोबाइल में बहुत सारी ऐसी ऐप हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स का नक्शा आपके सामने प्रस्तुत कर देती हैं। अगर आपको नोटेशन आती है तो आप उस पर भी बजाकर उसको आसानी से कर सकते हैं, उससे भी बहुत सारा फायदा है, आपको लाभ है। ठीक है, इसलिए इससे विशेष भाषा के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। इसको सीखने के लिए किसी विशेष प्रकार की भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर इसके चिन्हों का पता होना चाहिए, इसकी मात्राओं का पता होना चाहिए। ठीक है, और आपको संगीत का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, तभी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। भाषा के थोड़े ज्ञान द्वारा भी आप इसको, इनके चिन्हों को आसानी से प्रयोग कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। इस समय भारत में केवल 2 स्वरलिपियां प्रयोग की जाती हैं, 2 प्रकार की स्वरलिपियां प्रयोग की जाती हैं भारत में। नंबर 1 विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति। जी हाँ, नंबर 1 विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति। नंबर 2 भातखंडे स्वरलिपि पद्धति। जी हाँ, कई बार प्रश्न हमारे सामने आ जाता है कि भारत में जो प्रचलित स्वरलिपि पद्धतियां हैं वो किसने प्रारंभ की या किसके नाम से हैं या कौन कौन सी हैं। तो आप बता सकते हो विष्णु दिगंबर स्वरलिपि, और सेकंड बता सकते हो भातखंडे स्वरलिपि पद्धति। उपयुक्त दोनों ही पद्धतियां भारतीय संगीत के शिक्षण प्रचार के क्षेत्र में सफल रही हैं। जी हाँ, ये दोनों ही जो स्वरलिपियां हैं ये शिक्षण के लिए, संगीत को बढ़ाने के लिए, संगीत को आगे लेकर जाने के लिए और संगीत की जो धरोहर है उसको आगे लेकर जाने के लिए बहुत सहायक हुई है। विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति और भातखंडे स्वरलिपि पद्धति। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ, और जो विद्यार्थी हैं उनको काफ़ी लाभ होगा। यदि आप सिर्फ संगीत सुनते हैं तो आपको भी आज इन चीज़ों का मालूम चल गया होगा कि इनकी भी एक, संगीत में भी एक अलग तरह की लिपि होती है जो किसी भी भाषा में होती है, लेकिन उसके जो चिन्ह हैं वो आप आसानी से चिन्हों का ध्यान में रख के उसको प्रयोग में ला सकते हैं और इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको हमारे साथ ये भी प्रॉमिस करना होगा कि आप सिर्फ स्वरलिपि पर ही निर्भर नहीं रहेंगे। जहाँ स्वरलिपि का फायदा है वहाँ इसकी हानि भी हो सकती है, क्योंकि एक तो आप लिमिटेशन वाली चीज़ें कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वही पुरानी चीज़ों को दोहराते रहेंगे, बस वही चलता रहेगा। तो इसलिए स्वरलिपि ज्ञान अर्जित के लिए बहुत अच्छी है, जिससे आपको फायदा होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उसके साथ साथ आपको अपने किसी गुरु को धारण करना होगा, संगीत में अपने उस्ताद को अपनाना होगा, तभी आप संगीत में आगे बढ़ पाएंगे। और संगीत जो है, जी हाँ, संगीत जो है वो सुकून की जिंदगी को सिखाने में सहायक होता है। तो इसलिए इसको अकेला व्यक्ति नहीं सीख पाता, इसलिए इसको आपको किसी न किसी गुरु को धारण करना होगा। और उसके साथ साथ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम अपने गुरुओं से या जो भी हम आगे ज्ञान अर्जित करते हैं और हम आप तक उससे पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि जिससे आप सभी को उससे लाभ हो, आप सभी आगे बढ़ें, अपना हौसला ना तोड़ें। जी हाँ, कई बारी व्यंग्यात्मक चीज़ें बहुत सारी आ जाती हैं, तो हमें गुरु की हर एक बात को, जी हाँ, मानना है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हुए हैं जो सिर्फ संगीत को सुनने से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको धैर्य की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है। आज 30-30, 35-35 साल लोग सीखकर भी कहते हैं कि हमें कुछ नहीं आया। जी हाँ, संगीत एक ऐसी विधा है। अब कई बार हमारे पास कुछ विद्यार्थी आते हैं, पूछते हैं सर हम 1 साल में सीख जाएंगे, 6 महीने में सीख जाएंगे, ऐसे प्रश्न रहते हैं। कई पेरेंट्स के जो कई पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, उनके भी ये प्रश्न आते हैं कि हमारा बच्चा कितने दिन में बाजा सीख जाएगा। बाजा तो वो सीख जाएगा कितने दिन में मर्जी, लेकिन जो वास्तविक संगीत का ज्ञान है वो अर्जित करने में पता नहीं कितने साल लग जाते हैं। तो इसलिए आप संगीत को जितना हो सके इसको रियाज कीजिए, और जो भी हम आपके लिए ज्ञान लाते हैं उसको समझिए और आगे बढ़िए। और आपके मार्गदर्शन में कहीं ना कहीं हम सहायक आपके काम आ पाएँ तो हम अपने आप को बहुत बहुत कामयाब समझेंगे। इसी प्रकार से अपना प्यार देते रहिएगा। यदि आप इस चैनल के साथ अभी आए हैं तो इस चैनल को जरूर संगीत की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज्ञान वृद्धि का जो चयन है वो आपके साथ साथ
और सभी तक पहुंच पाए, ताकि कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो नहीं सीख पाते संगीत। सुनने से क्या पता उसके अंदर कोई हौसला उपजे, कोई जिज्ञासा उत्पन्न हो और वो आगे बढ़ जाए। तो इसी उम्मीदों के साथ, इन्हीं आशाओं के साथ आप अपने दोस्त विक्रम को दीजिए इजाज़त। फिर मिलूंगा आपके इसी चैनल म्यूजिक लाइफ विद विक्रम छाबड़ा में हमेशा आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारियाँ लाता रहूँगा। आप दीजिए मुझे इजाज़त। आप सभी मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए और संगीत की दुनिया में खो जाइए। नमस्कार।